तो जब आप कभी परफॉर्म कर रहे थे तो आपकी कोई परफॉर्मेंस देख के प्यार में लव एट फर्स्ट साइट मतलब आपके लिए पड़ गया कोई ऑडियंस में से और दीवाना सा हो गया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं। मैं आपके अगर ग्रेड जान परसेंटेज 12th में कितनी रही थी? 83%। 83 फिर भी ले आए? माय गॉड, मेरे तो 10th और 12th मिला के भी 83 नहीं बन गया। जस्ट किडिंग। सो डांस क्लासेस आपकी स्कूल वाले ही करा रहे थे या? नूपुर नृत्य कला केंद्र है हल्द्वानी। अच्छा, जो हल्द्वानी वाला है? जी जी। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। मेरी मम्मा को शौक था डांस का, पर वो अपने टाइम पे कर नहीं पाई। एंड मूविंग फर्दर, कभी ऐसा स्टेज पे परफॉर्मेंस रहा हो जो एकदम चैलेंजिंग सा रहा हो या कभी कुछ? हमें परफॉर्म करना था, मेरा अभिनय आ गया था। अभिनय लास्ट में होता है और स्टेज में और स्टेज के नीचे मधुमक्खियां थी बहुत सारी। मींस अभी से जो यूएस के ब्रांड्स हैं वो वहीं पे हैं बट लॉक्ड हैं, मैनिक्विन्स है, लाइट जलता है, रेंट पे कर रहे हैं। हाँ। तो मराठी में आप प्रो हो गए? जी बिल्कुल। तो मराठी ऑडियंस को लिए जरूर कहिए कि ये पॉडकास्ट जरूर देखेंगे। क्या पॉडकास्ट नक्की बघा। हेलो दोस्तों, मैं सार्थक आज के इस नए एक्साइटिंग पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक क्यूट से कथक डांसर है, इनका नाम है मिस साक्षी कपिल। तो साक्षी कपिल जी के बारे में हम जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट। सो मैम, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई और कथक की जर्नी कहाँ से शुरू हुई, ये भी आप हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, मैं नैनीताल से बिलोंग करती हूँ। मैंने 10th सेंट मेरीज कॉन्वेंट और 12th ऑल्सन्स कॉलेज से किया है। ओके, नैनीताल। नैनीताल। अमेजिंग, अमेजिंग। तो मेरी कथक की जर्नी सेंट मेरीज से ही शुरू हुई। ग्रेड 1 में जब हम थे तो हमें एज अ को करिकुलर एक्टिविटी कथक से इंट्रोड्यूस करा गया और हमको स्कूल के बाद रुक के सीखना होता था। सो ग्रेड 1 में परमिशन मिलना पेरेंट्स से। सो आफ्टर 3 to 4 हम स्कूल में रुकते थे और ग्रेड 1 to 5 मैंने स्कूल में ही कथक सीखा है। मुझे स्टे बैक करवाया जाता था कि जब मेरा असाइनमेंट्स या होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था और आप लोग स्टे बैक करते थे अपनी परफॉर्मेंस के लिए। जी ग्रेट। तो स्कूल में काफ़ी डांस किया है, काफ़ी मोटिवेशन मिला है, स्कूल लेके जाता था और फिर बाद में डांस क्लासेस लगाई ग्रेड 6 के बाद। ओके, सो डांस क्लासेस आपकी कैसे, मतलब स्कूल वाले ही करा रहे थे या कुछ कोई स्पेशल गुरु से आपने स्कूल के टाइम में सीखना शुरू किया? नूपुर नृत्य कला केंद्र है हल्द्वानी। अच्छा, जो हल्द्वानी वाला है? जी जी। ओके। तो उनकी ब्रांच खुली नैनीताल में। तो मैं 6th में थी तब, तो उधर जाना शुरू किया। गुरु शिष्य परंपरा का तो कोई इधर ऐसा खास ट्रेंड नहीं है, पर हमने वहीं क्लास में ही डांस मतलब वर्कशॉप्स होती होंगी और वहां से आपने नूपुर की क्लासेस अटेंड करते हुए थोड़ा 11th 12th पे गए। तो हेमंत कलिता जी हैं, उनको दिल्ली से बुलाते थे नूपुर वाले। तो मैं नैनीताल से हल्द्वानी ट्रैवल करती थी पापा के साथ। तो वो 2 दिन की वर्कशॉप करते थे, ऐसे धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बढ़ा। ओके, तो हमारी ऑडियंस के लिए ये रहेगा कि हल्द्वानी से जो नैनीताल है इट्स अराउंड 40 किलोमीटर्स। यस। सो आपको मोर देन एन आवर लग जाता होगा, 1.5 घंटे के आसपास लग जाता होगा। चलिए, ग्रेट। और फिर आपने 10th और 12th में बड़ा चैलेंजिंग होता है बोर्ड्स का, तो वो कैसे बैलेंस किया आपने? एक मैं आपको बात बताती हूँ, पहले से मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो मुझे डांस में ही बहुत इंटरेस्ट था। तो मेरे बोर्ड्स थे और बोर्ड्स में मेरी ह्यूमैनिटीज़ थी 12th में। तो हमें काफ़ी लंबा गैप मिला था। मैं वो गैप में भी 15-20 दिन हल्द्वानी रुकी हूँ और नूपुर लुक का ही वेदक करके एक होता है इवेंट, अभी भी होता है। 15 दिन में हल्द्वानी ही रुकी थी, बोर्ड्स का कोई टेंशन नहीं और वो पूरा पार्टिसिपेट किया। जिनको सारा साल टेंशन नहीं होती, एटलीस्ट वो 15 दिन में तो होती है। तो मैंने वो 15 दिन भी इधर ही हल्द्वानी में बिताए। ओके जी। सो उसके बाद फिर मैं आपके अगर ग्रेड जान परसेंटेज 12th में कितनी रही? सब्जेक्ट्स क्या थे आपके 12th में? 12th में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और फाइन आर्ट्स थे। 83%। 83 फिर भी ले आए? माय गॉड, मेरे तो 10th और 12th मिला के भी 83 नहीं बन गया। जस्ट किडिंग, ऑडियंस को चले मुझे ट्रोल करने लग जाए। तो देन मूविंग फर्दर, फिर उसके बाद फिर आपने कैसे चूज किया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, क्या है? और पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? भाई हमारे पेरेंट्स तो ये होता था, जरा सा म्यूजिक और कुछ ऐसा गिटार का शौक चढ़ा था तो फादर शुरू जाते थे, पढ़ लो, 10th आ रहा है, 12th आ रहा है,
यही लगे रहोगे क्या? तो आपकी भी ऐसी स्टोरी रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है। मेरी मम्मा को शौक था डांस का, पर वो अपने टाइम पे कर नहीं पाई। सो उन्होंने मुझे बहुत पुश किया बचपन से। और मेरी छोटी बहन है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो उसने मुझे कवर अप कर लिया। आपसे भी अच्छी? बहुत अच्छी, 98% वाले। अरे बाप। तो उसने मुझे कवर अप कर लिया, तो मुझे पढ़ाई की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा जी। इसलिए पेरेंट्स का, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है। और मुझे पहले से ना घर से बहुत दूर जाना था, इसलिए मैंने दिल्ली, लखनऊ ऐसा ज़्यादा कोशिश ही नहीं की। अच्छा। और मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च किया और मुझे पुणे में मिला, तो मुझे लगा थोड़ा दूर है, अकेले रहूँगी, एक्सप्लोर करूँगी, इसलिए फिर मैंने पुणे चूज़ किया। सो आपने ग्रेजुएशन भी, यू टोल्ड मी, कथक से ही करी है? विच इंस्टीट्यूट या कैसे, थोड़ा बताइए। स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है भारतीय विद्यापीठ का, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और दिस विल वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये कहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा आप डिटेल बताइएगा, बिकॉज जो हमारी ऑडियंस है, जो जिनका डांस में इंटरेस्ट है, सो उनके लिए भी ये समथिंग न्यू। बिकॉज देखिए, इंजीनियरिंग का है, कहाँ से हमको बीए करना है, बीकॉम ऑनर्स करना, ये तो पता चल जाता है, बट ये परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह के बारे में, डांस में अगर करियर बनाना है क्लासिकल में, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नेट पे भी बहुत स्ट्रीमलाइंड नहीं है। तो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप थोड़ा सा इस पे और अपनी जर्नी हमें इलैबोरेट करके बताइए। जैसे कोई भी बैचलर्स प्रोग्राम का कोर्स होता है, वैसे ही 3 ईयर कोर्स था, 6 सेमेस्टर्स थे। एवरी सेमेस्टर बहुत सिलेबस अच्छा, वेल डिज़ाइन सिलेबस है। थ्योरी एग्जाम्स भी होते हैं। लोगों को लगता है डांस में क्या थ्योरी पढ़ते हैं, पर बहुत थ्योरी है। जो डांस कर रहा है आप कभी पूछिए उससे, काफ़ी अच्छी थ्योरी है। और प्रैक्टिकल एग्जाम्स रहते हैं। सो आपको पहले एग्जाम से आप स्टेज में परफॉर्म कर रहे हैं अकेले। तो 20 मिनट स्टेज पे खड़े रहना, एग्जामिनर के सामने बोलना, बीच में आके पढ़न करना, सांस फूल, वो सारा एक्सपीरियंस आपको पहले 6 महीने में ही मिल जाता है। तो हाउ डिड यू चूज दैट कॉलेज ओनली, कैसे, मतलब? पुणे में तब तक मुझे 2 ही कॉलेज पता थे, जहाँ से एक मैंने मास्टर्स किया। कॉलेज ने ललित कला केंद्र, वहाँ से मास्टर्स किया। एंड ललित कला केंद्र जितने स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इस वीडियो को देखने वाले हैं। हाँ। और भारतीय विद्यापीठ की स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से बैचलर्स किया। सो खुद पे तब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं क्या करूंगी। भारतीय विद्यापीठ ये भी पुणे में? ये भी पुणे में है। ओके। तो वहाँ से बैचलर्स किया। और कुछ एंट्रेंस वगैरह भी होता है? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम दोनों जगह होते हैं। ओहो। तो एंट्रेंस एग्जाम में भारती का निकल गया और ललित कला केंद्र का उसके बाद था। तो एक में निकल गया ना, तो दूसरा ट्राई नहीं किया, कि उन्होंने हमें ऐसे बोला कि उधर एडमिशन जल्दी लेना है, उधर टाइम है, और हम नैनीताल से पुणे गए थे, तो कुछ बहुत आइडिया नहीं था। इसलिए भारतीय विद्यापीठ से बैचलर्स किया। और फिर ललित कला केंद्र में गवर्नमेंट कॉलेज है, थोड़ा निकालना भी मुश्किल होता है। बट लॉकडाउन के टाइम पे जब मास्टर्स की टाइम आया, तो मुझे इतना, मेरे पापा को भी और मुझे भी इतना मन था कि मैं एटलीस्ट मास्टर्स उधर से करूँ। और मास्टर्स वहाँ 3 साल का होता है, 2 साल का नहीं। अगर आपने वहाँ से बैचलर्स नहीं किया है तो आपको 3 साल का मास्टर्स करना होगा, 1 साल ब्रिज ईयर करना होगा। तो मैंने ब्रिज ईयर भी किया क्योंकि मुझे वहाँ से करना था। ऐसे फिर मैंने वो दोनों कॉलेजेस में से पढ़ाई अपनी पुणे में की है। सो कॉलेज टाइम में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप बताइए, जैसे गुरु शिष्य हम सुनते हैं कि भाई क्लासिकल में बहुत ज़्यादा गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ। और कुछ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना होता है जी। कैसा? हम जब पहले गए थे, हमें तो गुरु शिष्य परंपरा ही नहीं पता था। अच्छा। वहाँ जाके पता चला, जब ऑडिशन होने लगा, मैं उधर, अगर आपको सच सच बताऊँ, मैं रोने लग गई थी, क्योंकि ना मेरे पास तबले वाला था, ना मेरे पास हारमोनियम था। मैं सिर्फ खुद की तैयारी करके गई थी कि मुझे बोला। फिर मेरे पापा ने उधर और लोग जो आए थे, एक तबले वाले सर, एक हारमोनियम वाले सर, उनसे बात की और फिर उन्होंने मेरे साथ परफॉर्म किया। यहाँ पे हम जब एग्ज़ाम्स देते थे तो 10.5 बच्चे एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ अकेले पूरा ऑडिटोरियम है, लोग बैठे, तो इट वाज अ वेरी डिफरेंट न्यू एक्सपीरियंस। और फिर धीरे धीरे करके पता चला कि क्या होता है। तो मेरी जो गुरु हैं, हम ताई बोलते हैं वहाँ गुरु को, तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वो आगे खड़ी होती थी ना, मैं भूल जाती थी डांस क्या करना है। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर इतना डर था। पर धीरे धीरे उन्होंने मुझसे बात करके मुझे ऐसा एज अ फ्रेंड जैसा ट्रीट करा। ऐसा फ्रेंड में खूब फटके बोलते हैं मराठी में। अच्छा। मारा हाथ पे, ऐसे हाथ इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सब हुआ, लेकिन वो डर चला गया। और जैसे मुझे समझ में आता है वैसे मुझे समझाया, और जैसे दूसरे को समझ में आता है उसको वैसे समझाया।
अच्छा। तो वो तरीका उनका काफ़ी अलग था। इसको थोड़ा सा और बताइए, ट्रेनिंग कैसा रहा, मतलब कितने आवर्स का ट्रेनिंग रहता था? जी, तो सुबह हम रियाज के लिए जाते थे, 7:30 का टाइम हमें दिया जाता था, तो ताई 7:30 पे आती थी और मैं बहुत नई थी, मैं अभी भी नई हूँ, बहुत नई हूँ इस फील्ड में। तो उनने मुझे एक सजेस्ट किया था कि अगरबत्ती लगा के रियाज करो। अच्छा। जी, पहले के ज़माने में लोग मोमबत्ती लगा के लगाते थे। करते हाँ, थे हाँ, रियाज। हाँ, तो उनने कहा अगरबत्ती लगा के रियाज करो तुम, मेरे आने से पहले। ओके। तो मैं हॉस्टल में थी पहले साल, 5 मिनट में मैं पहुंच जाती थी हॉल। तो मैं अगरबत्ती लगाती थी 6-6:30 बजे जाके और अकेले पैर चलाती थी। ओके। तो उससे मतलब स्टेप मूवमेंट होता है। सिर्फ बेसिक 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप समझ सकते हो उसमें भी क्लैरिटी नहीं थी। उधर से मेरी, मैं कहूँगी, जर्नी थोड़ी प्रोफेशनल तरह से शुरू हुई। उससे पहले मुझे शौक था, उसके बाद मुझे उसका, आप कह सकते जुनून हुआ है कि वो पसंद और आने लगा है। पहले अच्छा लगता था, फिर बाद में पहले डेटिंग कर रहे थे, फिर मैरिज हो गई। हाँ बिल्कुल। तो उसमें और डीप जाने का मन करा, पढ़ने का कि कैसे हुआ, कहाँ से आया, कथक कितना आगे कैसे बढ़ा, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, कैसे कैसे सब हुआ। तो वो सब पढ़ के धीरे धीरे आगे गए। ग्रेट। तो फिर सुबह रियाज होता था, कभी कभी कोई परफॉर्मेंस है। स्टार्टिंग के 3 साल मेरी ताई ने मुझे कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया। अच्छा। 3 साल सिर्फ और सिर्फ मैंने रियाज किया है और एग्ज़ाम दिया है, और उसके बाद वो मेरे को स्टेज पे लेकर आई धीरे धीरे। तो वो भी एक बहुत ये चीज़ है कि जब आप तैयार हो तब आप स्टेज पे जाइए। सो उसके बाद जैसे जब परफॉर्म किया तो सबसे पहले कहाँ परफॉर्म किया, कौन सी ऑडियंस थी, क्या था? सबसे पहला परफॉर्मेंस मेरा मंदिर में हुआ है। अच्छा जी, क्या बात है। तो पुणे में ओमकारेश्वर मंदिर है। एक संस्था है SNSS, ओके। फॉर द डांसर बाय द डांसर्स, जो पुणे के बड़े बड़े गुरु हैं, उन्होंने मिलकर एक NGO बनाया है सारे डांसर्स ने, और वो डांसर्स के लिए प्रोग्राम्स रखते हैं, सोलो, डुएट, व्हाटएवर, ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह। तो SNSS की तरफ से ओमकारेश्वर मंदिर का टाई अप है, वो फ्रीक्वेंटली वहाँ प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और जनरल ऑडियंस आप देखिए, पुणे में वो हॉल भरा रहता है, पब्लिक आती है, बहुत अप्रिसिएशन मिलता है वहाँ पे, जो बहुत अच्छे रसिक है वहाँ पे। तो कोई भी आप प्रोग्राम के लिए जाइए, किसी भी डांस क्लास का एनुअल फंक्शन जाइए, आपको हॉल कभी खाली नहीं मिलता। लोग टिकट लेके, अच्छे आगे की सीट लेके सब देखने आते हैं। तो वो मेरी पहली परफॉर्मेंस थी, और हमें क्विक 5-5 मिनट के कॉस्ट्यूम चेंजेस भी थे। अच्छा। हाँ, और वो ऑडिटोरियम परफॉर्मेंस नहीं, अगर मैं इधर हूँ तो मेरी ऑडियंस इधर है, वो नीचे बैठ के देख रहे थे लोग मंदिर में, और बैकग्राउंड में शिव जी का पूरा मंदिर था। तो वो काफी मेरा अच्छा शुरुआत हुई है। बताइएगा, हम भी लव टू एक्सपीरियंस दैट। श्योर। ग्रेट। अच्छा, फिर देन यू वर टेलिंग कहीं अब्रॉड भी परफॉर्म किया था आपने शायद? हाँ, लास्ट ईयर भी रिसेंटली ब्रिक्स फेस्टिवल में मेरी ताई के साथ मुझे एज अ परफॉर्मर जाने का मौका मिला। तो हम 10-11 दिन वहाँ पे थे। ICCR ने हमें फंड किया था, तो वहाँ की एम्बेसी में भी हमने वर्कशॉप ली, परफॉर्म किया। और उधर ब्रिक्स के कंट्रीज थे, और भी कुछ कंट्रीज थे, सऊदी भी था, दुबई भी था, UAE भी था। तो कंट्री वाज रशिया? यस, रशिया। पर उन्होंने मॉस्को, यस, इन मॉस्को। सो उन्होंने बुलाए थे बाकी कंट्रीज़ के भी, पर द थिंग वाज इट वाज नॉट अ डांस फेस्टिवल, इट वाज अ थिएटर फेस्टिवल। ऑल द अदर कंट्रीज वर ऑफ थिएटर एंड आवर्स वाज द ओनली डांस ट्रूप देयर इंडिया से। बट दे लाइक्ड इट सो मच कि उन्होंने बोला डांस में भी तो ड्रामा होता है, हम कितना अभिनय करते हैं। बिल्कुल, बहुत अभिनय करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें चूज़ किया। अभी इस साल भी मेरी गुरु फिर से ब्रिक्स के लिए गई थी, अभी वो लास्ट मंथ वापस आई। इस बार आपको नहीं लेके गई? इस बार नहीं नहीं टीम गई इस बार। Just kidding. Yes. तो वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा वहाँ पे? मींस कितने दिन के लिए गए थे, कितनी परफॉर्मेंसेस थी वहाँ आपकी? जी, हम 10 दिन के लिए गए थे, 11th डे हमें वापस आना था। इनिशियली उनने हमसे 3 परफॉर्मेंस बोली थी, एक इनॉग्रल, एक हमारा मेन जो परफॉर्मेंस था उनने जो हमें थीम दिया था, और लास्ट डे फिनाले था। फिनाले में सारे कंट्रीज के डांसर्स एक साथ डांस करने वाले थे। अच्छा। तो हर परफॉर्मेंस का ना उन्होंने एक एलिमेंट लिया था। तो हमने अगर शिव जी का कुछ किया था तो उन्हें वो पसंद आया, तो एज वाटर उन्होंने हमें शो किया, बिकॉज वी वर वेयरिंग ब्लैक एंड ब्लू, ऐसे करके था। बट 3 परफॉर्मेंसेस के 6 कब हुए हमें भी नहीं पता चला। वी वर रेडी, हम परफॉर्मेंसेस, कॉस्ट्यूम, हर चीज़ से रेडी थे, पर हमारा
ओपन एरिया में उनका स्टेज था। तो ऑडियंस तब जमा हो रही थी जब हमारे डांस हो रहे थे, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू फॉर देम। द मेकअप, कॉस्ट्यूम, घुंघरू स्पेशली, ऐसा लगता है घुंघरू बुला रहे थे, आप बोल सकते हैं आवाज से। सो इतनी भीड़ जमा हो रही थी कि उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, यू स्प्लिट योर परफॉर्मेंसेस। एक दिन कथक वाज द एक आई कैचिंग सबसे परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, तो वो पूरे शो का हाईलाइट था हमारा। तो हमें वहाँ पे एज अ सेलिब्रिटी फील हो रहा था। आप इधर सेल्फी ले रहे थे, देर बाद वो उधर बोलते उधर सेल्फी ले रहे, तो मींस अगर कथक में भी आगे जाए तो अक्रॉस द ग्लोब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स की। सो जो भी ऑडियंस देख रही है हमारे इस पॉडकास्ट को, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मैम शेयर कर रही हैं, साक्षी जी शेयर कर रही हैं कि जैसे मॉस्को में जब व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, तो इंडियन आर्ट फॉर्म को देखने के लिए, कथक को देखने के लिए पब्लिक जो है एकदम क्रेजी हो जाती है, मतलब मुड़ मुड़ के देखने के लिए आते हैं। जी जी। और जहां इनका 3 परफॉर्मेंस थी वो 6 तक पहुंच गई, कब पहुंच गई पता नहीं चला। तो दैट्स द mesmerizing part of, I must say, our classical art forms. Yeah, and Indian embassy is also doing really great. हर embassy में there are artists who are teaching कथक, भरतनाट्यम. So हम जब वहाँ पे workshop लेने गए, there were people and those were Russians, not Indians. Russian people जिनको थोड़ी knowledge है, वहाँ पे जो है उनसे सीख रहे हैं, थोड़ा आता है। So each country, our embassy is also doing great to promote. चलिए ग्रेट। तो वहाँ पे और क्या आपने रशिया में और क्या एक्सपीरियंस, क्या था? तो यूएस का भी कुछ देखा वहाँ पे, मतलब मतलब और वॉर का कुछ इफेक्ट लगा आपको वहाँ? नहीं, या ऐसा लग रहा है ऊपर से कुछ मिसाइल जा रही है या कुछ ऐसा? नहीं, हम जाने से पहले बहुत न्यूज़ देख रहे थे। हाँ, अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, डर रहे थे। लेकिन हम जब मॉस्को गए काफ़ी सेफ था, वहाँ सब नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, एवरीथिंग वाज रेगुलर। बट हम एक जगह गए जहाँ पे हाई एंड स्टोर्स थे, आपका गुची, प्राडा और ऐसे स्टोर्स थे, यूएस वाले। और उनके काफी बड़े सुंदर सुंदर स्टोर्स थे, लाइट्स खुली थी, मैनेक्विन्स लगे थे, बट डोर्स लॉक्ड थे। सो हमने पूछा गाइड से कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि दिस इज़ अ वेरी प्राइम लोकेशन एंड द ब्रांड्स डोंट वांट टू लीव ये प्लेस, सो दे आर पेइंग लैक्स एवरी मंथ फॉर रेंट, कि कभी तो यूएस रशिया का अच्छा रिश्ता सुधर जाएगा। एंड दे हैव केप्ट द प्लेस। ट्रम्प चाचा जैसे कर रहे हैं, तो लग तो नहीं रहा ट्रम्प चाचा कुछ चाह रहे हैं। तो वैसे ही है अभी वहाँ। अच्छा, मींस अभी से जो यूएस के ब्रांड्स हैं वो वहीं पे हैं, बट लॉक्ड हैं, मैनिक्विन्स है, लाइट्स जलता है, रेंट पे कर रहे हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। काफी चेंजेस हुए उनने। ये एक्साइटिंग है, मतलब ये मुझे नहीं पता था, हम मे भी कई ऑडियंस को भी नहीं पता होगा। अच्छा जी। हाँ, उनने रीनेम भी किया काफी, जैसे KFC है, सब सेम है। उनने KFC को रोस्टर्स या ऐसा कुछ नाम दे दिया है, मैकडॉनल्ड्स को कुछ और नाम दे दिया है। अच्छा, बट दे आर रनिंग देयर। चलो ग्रेट है जी, मतलब एक्सपीरियंस जी। एंड मूविंग फर्दर, कभी ऐसा स्टेज पे परफॉर्मेंस रहा हो जो एकदम चैलेंजिंग सा रहा हो, या कभी कुछ, तो वो थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा 3rd ईयर का एग्ज़ाम था, सो आई वाज परफॉर्मिंग और हमें परफॉर्म करना था, मेरा अभिनय आ गया था। अभिनय लास्ट में होता है, सो लास्ट 5 मिनट्स शायद मेरे बाकी थे, और स्टेज में और स्टेज के नीचे मधुमक्खियाँ थी बहुत सारी। अच्छा। और मेरे पहले 4-5 परफॉर्मेंस हो गए थे। स्टेज के फ्लोर पे मधुमक्खी? स्टेज के फ्लोर पे भी और नीचे। अच्छा। स्टेज के नीचे भी, पर किसी ने नोटिस नहीं किया, कैसे हमें भी नहीं पता है। और किसी ने नहीं बताया क्योंकि पहले वालों को कुछ नहीं लगा। मैंने मीरा का भजन किया था तब, और मैं बैठी नीचे कुछ करने के लिए, और मेरे पैर पे मधुमक्खी ने काट लिया। मुझे ये नहीं करके कुछ भी नहीं। अच्छा। मैं परफॉर्मेंस के बीच में तो कुछ कर नहीं सकती थी। एक तो दिमाग में होता है मार्क्स मिलेंगे, तो रुक भी नहीं सकती थी, और ये भी नहीं पता था कि मधुमक्खी है। एक्सटिंग हुआ, दर्द हुआ, मैंने पूरा परफॉर्मेंस किया, और मुझे उसके बाद वो पेन भी नहीं हुआ। मैंने वाइवा दिया, उसके बाद सारे आंसर्स दिए, और फिर वो आधे 1 घंटे बाद मैंने स्टिंग पैर से निकाला है। लेकिन वो इतना डांस में हम घुसे हुए होते हैं कि वो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। ग्रेट। सो दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। सो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे आप? कभी कोई स्ट्रेंज ऑडियंस है, या कभी गुरु ने पनिशमेंट मिला हो खतरनाक सा, और कुछ भी ऐसा हो सकता है, आप बताइए हमें।
स्ट्रेंज ऑडियंस तो मैं बोलूँगी लैंग्वेज बैरियर जिधर होता है, रशिया में हमें मिली थी, बट स्टिल बहुत अप्रिसिएशन मिला। स्कूल में मैंने अभी रिसेंटली मैं पुणे में एक स्कूल में काम कर रही थी, तो अपने स्कूल में इंटरनेशनल डांस डे के लिए मैंने अपने ही फ्रेंड्स को बुलाया था, बच्चों को दिखाने के लिए कि क्या होता है क्लासिकल डांस। वो सिर्फ बॉलीवुड गानों में डांस करते हैं, आके बोलते मैम लाल परी लगा दीजिए, ये लगा, उनको पता ही नहीं है कुछ कि क्या है, उनके लिए बोरिंग है। तो आई वॉन्टेड देम टू एक्सपीरियंस दैट। पर वो ग्रेड 1-2 के छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के, सो वो बहुत स्ट्रेंज ऑडियंस होती है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। एक बच्चा था, मैं आपको बताती हूँ, उसको ADHD भी है, वो स्पेशल था, 4th या 5th में परफॉर्मेंस चल रहा था, हम भजन कर रहे थे विट्ठल का, और वो ज़ोर से आवाज़ आई, आता लावणी करून दाखवा, मतलब अभी लावणी करके दिखाओ इसके बाद। अच्छा। तो ये ना डांस करते करते भी सबको स्टेज में सुनाई दिया, लेकिन हम रिएक्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस रहता है। जैसे मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे जो यंग गर्ल्स बॉयज़ जो देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो आप क्या कहना चाहोगे कि अभी कथक का या इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स जो हैं उनका उसमें करियर अगर बनाने में अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं हैं, या अभी भी लोग वही इंजीनियरिंग, वही डॉक्टरी और वही उसके लिए, तो अभी कैसा स्कोप है इसका? देखिए अभी तक मेन स्ट्रीम तो हुआ नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, बहुत लोगों को नहीं भी लग सकता है, क्योंकि अगर आप देखें हर यूनिवर्सिटी में, हाँ आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी ले लीजिए नैनीताल की, म्यूजिक एज ए सब्जेक्ट है पर डांस नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अभी नैनीताल हल्द्वानी में डांसर्स नहीं है जो सिखा सकते, काफ़ी लोग बाहर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हल्द्वानी में इतनी अकेडमीज़ हैं, हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक को जैसे मेन स्ट्रीम किया है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वैसे डांस एकदम मेन स्ट्रीम नहीं हुआ एज अ करियर ऑप्शन। लेकिन नहीं है ही नहीं, ऐसा भी नहीं है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। आपने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया, हो गया, इट्स अ लाइफ लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने एक ताल सीख लिया है पूरा, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। मैं खुद काम कर सकती हूँ, इतना नया नया काम कर सकती हूँ उस पर। सो इफ़ यू हैव पेशेंस और आपके पास वो लगन है कि नहीं ये करना ही है, तो हाँ पहले थोड़ी इंस्टेबिलिटी होगी। आप देखिए मनी वाइज भी मैं अगर देखूँ तो नहीं है, बहुत स्टेबल नहीं है। आज डांस क्लास में लेती हूँ, एग्ज़ाम है तो बच्चे नहीं आते हैं, बाहर जाना है छुट्टी है तो नहीं आते, बहुत स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। और स्कूल्स में भी, मैंने भी अभी जितने स्कूल्स में काम किया, उनको डांस टीचर चाहिए, कथक टीचर चाहिए, ऐसे बहुत कम स्कूल हैं। सो वो डांस टीचर चाहिए, उनको बॉलीवुड कराना है, ये कराना है, वो कराना है, एनुअल डे में एक प्रेयर डांस कराना है, उतने तक लिमिटेड है। तो अगर आप कर सकते, लग सकते, तो एक बार आप स्टेबल हो गए, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। अब आई मस्ट से, जैसे आपने इसको एज अ हॉबी शुरू किया था जी, तो अपना एज अ हॉबी मैं यही कहूँगा, जो भी गर्ल्स एंड बॉयज और पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एज अ हॉबी शुरू करिए, फिर जब आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप फिर उसमें डीप डाइविंग भी कर सकते हैं, जैसे साक्षी ने किया। तो शी स्टार्टेड एज अ हॉबी ड्यूरिंग हर स्कूल डेज, और फिर उसके बाद फिर फुल फ्लेज जब इंटरेस्ट बनने लग गया, फिर आप उसको आगे ले जा सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जैसे आप अगर वेस्टर्न कुछ डांस सीख रहे हैं कुछ है, तो उसमें बहुत लंबा मैं ग्रोथ नहीं, बट एटलीस्ट आपका अगर इंडियन आर्ट फॉर्म से आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है जी, तो आप उसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई थिंक कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी आप अगर एक दो के नाम बता सके तो। माधुरी जी करती है, बिल्कुल, इतना बिल्कुल, अच्छा कथक करती है। सो है अभी तो मुंबई में काफ़ी डांसर्स हैं जो कर रहे हैं कथक। ठीक है। सो रशिया में जब थे तो ऐसा कभी नहीं लगा कि यार ऊपर से कोई प्लेन उड़ रहा है, यूक्रेन का आ रहा है या कुछ हो जाएगा, तो कैसा, मतलब सेफ था, कैसा था, क्या था? सेफ था। उन लोगों ने हमें बताया, जो हमारे साथ गाइड थे, कि वहाँ जो मेट्रो स्टेशंस है, आप मान लीजिए कम से कम 4-5 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग होती है ना, उतना नीचे वो मेट्रो स्टेशन, उतना नीचे 4-5 फ्लोर्स। हाँ, सो अगर किसी को डर लगता है ऊंचाई से, तो वो उस एक्सलेटर से नीचे नहीं देख सकता है, इतना नीचे था। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर वॉर लाइक सिचुएशन हुई रशिया में, सो वो अपनी पूरी पॉपुलेशन को वो मेट्रो स्टेशन में सेफली रख सकते। यही होता है, कम पॉपुलेशन होना तो कहीं भी ऑक्यूपेट हो जाती है, सब उधर रह सकते हैं। ओके। और कुछ वहाँ पे आपको ऐसा लगा जैसे रशियंस के और इंडियन का कुछ कैसा वो ट्रीट करते हैं इंडियंस को, रिस्पेक्टेबल है या कैसा रहता है? ट्रीट काफ़ी अच्छा करते हैं। एक मुझे लगा यहाँ पे कितना इंग्लिश को हमने बढ़ावा दिया है। बिल्कुल। हर स्कूल में इंग्लिश मीडियम, कोई इंग्लिश बोल रहा है तो वो बहुत अच्छा है,
और बाकी लैंग्वेजेस अपनी मदर टंग में लोग प्रेफर ही नहीं करते। अगर कोई अच्छी जगह पे आप जाओ तो इंग्लिश अपने आप बाहर आती है। वहाँ पे ऐसा नहीं था। वहाँ पे एक दो लोग मिलते थे जो इंग्लिश बोलते थे, और उन्हें इंग्लिश क्योंकि स्कूल में पढ़ाई जाती है 11th-12th में, उसके बाद नहीं। तो कितना उनने अपनी लैंग्वेज को, अपने कल्चर को कितना प्रेफरेंस दी है ओवर फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ फॉरेन लैंग्वेज फॉर अस ऑल्सो, पर हमने कितना एक्सेप्ट कर लिया है इंग्लिश को, और उन्होंने फिर भी नहीं किया है। तो वो कहीं भी जाते तो हम फोन लेके घूम रहे थे, अच्छा, ट्रांसलेट करके बता रहे थे, तो उनको नहीं समझ में आता। तो जब रशिया गए थे तो यूक्रेन भी आते? इतना वीजा ही नहीं, हमें इतना कट टू कट वीजा मिलता है उधर। एक दिन में आप आगे पीछे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ बाकी आप दुबई जाएं तो महीने भर का वीजा मिल जाता है। उधर आपने जो डेट डाली है ना, उससे एक दिन भी एक्स्ट्रा वीजा नहीं मिलता है। उतना ही। और वो बार बार पूछ रहे थे व्हाई हैव यू कम। सो ओके, मूविंग फर्दर, अभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका कुछ रहा हो, जैसे पुणे गए आप, तो ऑल टुगेदर आप जब हल्द्वानी से या उत्तराखंड के एक छोटे से जगह नैनीताल से सेंट मेरीज ना, सेंट मेरीज और ऑल सेंट्स की लड़की एकदम से पुणे जा रहे हैं, तो चैलेंज नहीं लगा आपको? काफी चैलेंजिंग था। आई टेल यू माय एक्सपीरियंस। हमारे स्टूडेंट्स कई बार नैनीताल के जाते हैं, तो यहाँ कैची धाम के आसपास के अभी 4-5 स्टूडेंट हमारे गए हैं, तो अब वो वहाँ गए, पुणे सर बहुत दूर पड़ेगा सर कैसे होगा, मतलब दे हैव स्पेंट देयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वहाँ से होटल मैनेजमेंट में किया हुआ ना, विद बिग ब्रांड्स लाइक हयात है, आपका मैरिड स्वीट्स वहाँ पे किया है, उसके बाद भी सर बहुत दूर है। मैं उनको ये समझा रहा हूँ इट्स अ वेरी नाइस सेफ ब्यूटीफुल प्लेस। तो आप बताइए, थोड़ा इन बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा। जी, नाइस, सेफ, गुड नाइट लाइफ, गुड वेदर, एवरीथिंग। बट नैनीताल का जो वेदर है और आप पुणे में जाते तो हमें तो फैन की भी आदत नहीं है। अच्छा। सो फर्स्ट 6 months एवरी मंथ आई हैड कोल्ड, क्योंकि फैन की आदत नहीं थी। फूड बहुत बहुत अंतर है। हम मूंगफली कैसे कभी कभी खाते हैं गर्मियों में नमक के साथ, उनके हर खाने में मूंगफली डलती है। अच्छा। तो वो आपको टेस्ट ही नहीं डेवलप्ड है। उसका लैंग्वेज की बहुत प्रॉब्लम है। रिक्शा में जा रहे कोई आपको पुराने बुड्ढे से रिक्शे वाले काका मिल गए, उनको हिंदी नहीं आती है, देन हाउ विल यू कन्वर्स। तो वो धीरे 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 करके वो बैरियर्स हटे। तो अब मराठी में आप प्रो हो गए? जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। तो मराठी ऑडियंस को लिए जरूर कहिए कि ये पॉडकास्ट जरूर देखेंगे, ऐसे बोल दीजिए आप। जी बिल्कुल। मुझे सब तो नहीं पता चलेगा सही बोला नहीं गलत बोला, लेकिन फिर भी वो कमेंट में जरूर मेंशन कर देंगे। हाँ, या पॉडकास्ट नक्की बघा। ओके, चलो। अच्छा, एक चीज और, सपोज मैं आपके पास वहाँ पे पुणे में आता हूँ, तो आप मुझे कहाँ का फूड प्रेफर, मतलब कहाँ लेके जाएंगे आप? ओके, सो फर्ग्यूसन कॉलेज रोड है, FC रोड है, उधर है वैशाली करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बहुत अच्छा साउथ इंडियन मिलता है। उधर मैं आपको लेके जाऊंगी। वहाँ का लोकल स्ट्रीट का वड़ा पाव, आप किधर का भी वड़ा पाव खाइए आपको पसंद आएगा। अच्छा। वड़ा पाव बहुत अच्छा मिलता है। मींस जो भी स्टूडेंट्स अगर एजुकेशन के लिए या डांस के लिए या करियर बनाने पुणे जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत चैलेंज नहीं आएगा। इट्स अ वेरी हम्बल एंड वेरी फ्रेंडली सिटी। पीपल विल हेल्प यू अ लॉट, वेरी मच। मेरे को बहुत हेल्प किया। मेरे अराउंड सब मराठी लोग थे, मैंने पढ़ा नहीं मराठी। तो पुणे वालों थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, शी इज डाई हार्ड फैन ऑफ पुणे। तो मैं अभी आऊँगा तो मुझे भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा कोऑपरेशन और सपोर्ट, और आई एम अ फूडी, यू कैन सी मेरे हेल्थ से तो वहाँ पे जरूर। सो और बताइए मैम कुछ। ट्रैफिक वॉज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। नैनीताल में जितनी रोड है उसमें आना जाना दोनों हो जाता है। हाँ। उसकी 4 गुनी रोड जब मैंने देखी, एक दिन में 15 मिनट खड़ी रही और मुझसे रोड क्रॉस नहीं हुई। ये चैलेंज आता है, शहर वाले इस चीज को नहीं समझेंगे। मतलब सॉरी, आप ऐसा नहीं कि मैं कह रहा, मतलब जो स्मॉल टाउन से जाते हैं या जो विलेजेस से मेट्रोज में जाते हैं, रोड रियली क्रॉस करना उनके लिए चैलेंज है, और ये वही जान सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया है। ये मेरे साथ भी हो चुका है, मैं औरों को क्या बताऊं। और मेरे कई स्टूडेंट्स जो हमारे होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं, मींस कोई कैची धाम से, कोई पिथौरागढ़ से, कोई बागेश्वर, चंपावत, रिमोटेस्ट पार्ट से, अब उनके लिए कितना चैलेंज होता होगा सोचिए। तो वही वाली बात है जो आपने बताया, तो आई कैन इजीली कोरिलेट कि मेरे साथ भी ऐसे मुझे पहले देखना पड़ता है। मैंने अपनी रूममेट को कॉल करके बुलाया कि अभी मुझसे नहीं होगा, आई कांट क्रॉस, आप आओ मुझे। और सबवेज होते हैं, वो भी सब जगह नहीं है, वो बंद हो चुके थे। दुनिया वालों ध्यान से देख लो, छोटी सी गुड़िया जो पूना में जाके करे, तो ये उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है। जो सोचते हैं गर्ल्स या बॉयज कि हम एक अनजान शहर में कैसे सरवाइव करेंगे। कहते हैं ना,
where there is will there is a way. तो जहाँ चाह है वहाँ राह है. तो साक्षी जी ने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ हमें सिखाया भी. तो जब आप कभी परफॉर्म कर रहे थे तो आपकी कोई परफॉर्मेंस देख के होता ना इस एज में कोई एकदम से प्यार में, लव एट फर्स्ट साइट, मतलब आपके लिए पड़ गया कोई ऑडियंस में से और दीवाना सा हो गया हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ है. yes. और मुझे लगता है हम कितना मेकअप करके रहते हैं स्टेज में, अगर कोई बेचारा पड़ भी जाए किसी के प्यार में और वो बाद में उसे देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन इसमें से थी. That was the best part. ये अच्छी चीज है. तो यही वाली बात है भाई, मेकअप करके वही, अब वो बहुत सारे मीम्स तो चलते ही रहते हैं. तो ये मतलब आपने उसको वैसे ही बता दिया. तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं पाऊंगा. काफ़ी टाइम के बाद, जैसे जब सपोज अब तो आप हर जगह का कंपैरिजन कर ले रहे होगे, तो कुछ टाइम के बाद जैसे आप वापस अपने घर गए नैनीताल में, तो क्या चेंजेस आपको लगा? ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर लोकल. तो डाइवर्जन्स होते हैं, लोकल को भी सीधे रास्ते से नहीं जाने दिया जाता है, बहुत ट्रैफिक बढ़ गया है. नैनीताल से अगर मुझे हल्द्वानी आना हो ना वीकेंड, मुझे जहाँ 1-1.25 घंटा लगता था, वहाँ 3, 3.5, 4 घंटे भी लग सकते हैं. वो कहीं नहीं गए. 1 घंटा तो मैं एक ही जगह पे खड़ी रह सकती हूँ क्योंकि इतना ट्रैफिक हुआ है. और पुलिस भी अपना काम कर रहे, बट वो 10-10 करके गाड़ियाँ भेजते आगे. तो वो ट्रैफिक बहुत धीरे, बहुत स्लो चलता है. कैची आप देख लीजिए, इतना पॉपुलराइज हो गया है कि मैं अभी व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस अगर लगाऊंगी तो मेरे पुणे के स्टाफ के टीचर्स पूछते तुम कैची गए हो. घर पे भी अगर हमारे बाबा जी की फोटो होती है, उनको लगता है हम कैची गए, तो नहीं, हमारे घरों पे भी उनकी फोटोज रहती हैं. बिल्कुल, इतना वो पॉपुलराइज हो गया है. और काफी आपने देखा होगा डिफॉरेस्टेशन भी काफी हो गया, मींस पेड़ वगैरह काफी. होटल आप नैनीताल हल्द्वानी रोड, बन गया पूरा. नैनीताल हल्द्वानी रोड देखिए, मुझे याद है जब हम छोटे थे और ट्रैवल करते थे, खाली रहता था. 1-2 जगह, 2 गाँव पे, जोलीकोट पे थे. अभी पूरे रास्ते में कोई जगह बाकी ही नहीं है जहाँ पे कैफे ना हो, रेस्टोरेंट ना हो और वहाँ भीड़ ना हो. सब चल रहे हैं. तो मींस आपको अब आप मल्टी लिंग्विस्टिक हो चुकी हैं. मींस आपको, मुझे लगता है हिंदी, कुमाऊनी थोड़ी सी मेरी कमजोर है. अब उसको मराठी ने ओवरटेक कर लिया. हाँ, तो मैं मन से भी अगर कुमाऊनी का कुछ बोलना चाहती हूँ ना, तो दिमाग में मराठी ही आता है क्योंकि इतने मुझे 8-9 साल हो गए पूरे रहते. ग्रेट. हमारे इधर एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मैं आपको बोलना चाहूँगी. मैंने महाराष्ट्र जाके देखा, सब मराठी में बात करते हैं. कितने टॉप क्लास के लोग हों, मीटिंग्स हों, सब मराठी में बात कर रहे हैं. उनको शर्म नहीं आती है मराठी बोलने में. बट बचपन से आई हैव नोटिस्ड कि यहाँ पे लोग कुमाऊनी में बात करते ही नहीं है. हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाया, उनने थोड़ा बहुत सीखा. तो जैसे आप शहर की तरफ जा रहे हैं गाँव से, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम हिंदी बोलेंगे ना तो हम अडेप्ट करेंगे, लोग हमको, हम फिट इन होंगे. इसलिए वो लैंग्वेज हमारी छूटती चली गई है. लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक और भी है. जैसे मैं भी पंजाबी हूँ, तो अब कोई मेरे आगे जैसे कुमाऊनी में बोलेगा तो मैं शायद नहीं समझ पाऊंगा, या मराठी में. तो हिंदी कई बार लैंग्वेज ऐसी होती है जो कनेक्ट कर जाती है, थोड़ी बहुत हर कोई समझ लेता है. ये भी एक पर्सपेक्टिव है देखने का. बिकॉज मैंने ये भी देखा, जैसे पंजाब में भी गए तो वहाँ पे भी कोई पंजाबी बोल रहा है, और आप अगर दूसरे स्टेट से आए हो तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक एक्सक्लूडेड सा फील कर रहा है. बट हिंदी क्या है, वो पिरो देती है. बस मैं यही कहूँगा कि हाँ, हमें हर लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना चाहिए जी. बट वही वाली बात है कि एक थोड़ा सा कुछ, एक ऐसे जैसे इंग्लिश है, आप रशिया में भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा अंग्रेजी बोलोगे तो हल्का कोई कोरिलेट कर ही लेगा, थोड़ा बहुत. मतलब बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करते उधर. उनको बोलना पड़ता है एसी से हवा नहीं आ रही है तो भी वो एक्शंस आल्सो वो कोरिलेट नहीं कर रहे थे. तो हमें उन्हें कैसे बताना पड़ा कि हम वो जो हेल्पर्स होते हैं उनको लेके आए, पेपर रखा एसी के सामने और बोला कि हवा नहीं आ रही है एसी से, बिकॉज द पेपर इज नॉट मूविंग, हवा नहीं आ रही. तो ऐसे बात करनी पड़ी थी. इतनी इंग्लिश उधर लोगों को नहीं. हिंदी होनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, पर अपनी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं आती है लोगों को. मैम, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. और जो भी हमारी ऑडियंस कथक में या पुणे के बारे में या इनके कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं इनके इंस्टाग्राम हैंडल्स का जो लिंक्स हैं वो हम उसमें अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं. आर्ट फॉर्म, डांस फॉर्म के बारे में और जान सकते हैं. सेंट मेरीज, ऑल सेंट्स के बच्चे और नुपुर कला केंद्र के बच्चे, और परफॉर्मिंग आर्ट कौन सा था,
इसको भारतीय विद्यापीठ एंड ललित कला केंद्र। तो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जरूर इनसे कनेक्ट करें, और हमारी ऑडियंस और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मैम से कनेक्ट कर सकती है। दिस इज सार्थक एंड दिस इज साक्षी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू। सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।